एक बार फिर स्वागत है आपका अपने शो वाणी द टॉक शो में और मैं हूं आपकी एंकर आपकी होस्ट दीपशिखा लाकड़ा। एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है कि हम कानून से डरे नहीं बल्कि उसका पालन करें और भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में कानूनी व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आज इसी कानूनी व्यवस्था के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है जाने माने जिनको परिचय की आवश्यकता ही नहीं है, डॉक्टर एपी सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर आप एक कंट्रोवर्शियल वकील के नाम से जाने जाते हैं और आज जो एक कहते हैं ज्वलंत मुद्दा जो चल रहा है वो है सीमा हैदर का, जिनके पक्ष में आप खड़े हैं। तो आपको उन्होंने सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी अप्रोच कैसे किया। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक इलीगल तरीके से जो माना जा रहा है कि वो इलीगल तरीके से उन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रवेश किया, उसके बाद आपसे एकदम से कैसे संपर्क उन्होंने साधा? देखिए दीपशिखा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको याद भी होगा इस देश में किसान आंदोलन हुआ था। 3 किसान बिलों के विरोध में दिल्ली पूरी हाईजेक थी। सारे किसान संगठन सड़कों पे थे और महीनों सड़कों पे रहे, गर्मी सर्दी बरसात सब। उसी समय हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में किसान संगठनों की वजह से भारतीय किसान यूनियन, मास्टर शिवराज सिंह, भारतीय किसान यूनियन और विभिन्न संगठन थे, उन सबकी तरफ से केस लड़ा। 3 दिन लगातार बहस हुई उसमें और लास्ट में मुझे सफलता मिली कि उन तीनों किसान बिल पर जो देश की संसद, लोकसभा, राज्यसभा, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां से पास थे, उन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रोक लगाई, स्टे किया। सनराइज स्टे था, अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी। किसानों के लिए बहुत बड़ी ये हमदर्दी भरा था क्योंकि राजनेता भी अपनी राजनीति करके थक चुके थे, किसान संगठन भी सड़कों पर बैठे बैठे थक चुके थे। किसानों ने सर्दी सही, गर्मी सही, बरसात सही, सड़कों पर हाईवे जो थे, यहां से चंडीगढ़ जाने वाला, रोहतक जाने वाला, आगरा जाने वाला, यूपी लखनऊ जाने वाला, इधर हाथरस जाने वाला, मथुरा जाने वाला, इन पर सड़कों पर पेड़ उगाए थे। समझ सकते हैं आप, इतना लंबा आंदोलन चला, लोग वहीं रहने लगे। तो वो खुशी की थी बात जो स्टे मिला, सैनिटाइज स्टे मिला। और बाद में उस कानून को मोदी जी ने दरियादिली दिखाई, रिपील कर लिया, वापस कर लिया, क्योंकि वो अनिश्चितकाल स्टे था। तो चुनाव आ जाता तब तक फिर वो उसका पर्पज नहीं है, उन्होंने दरियादिली दिखाई, रिपील। हम धन्यवाद करते हैं भारत सरकार का, उन्होंने ऐसा किया। उसी से जुड़े हुए किसान संगठनों के लोग थे, रघुपुरा, जेवर, ग्रेटर नोएडा, वो सारे संगठन, वो पूरी बेल्ट है उधर किसानों की। तो वही लोग, ये सारे संगठन वाले लेके आए थे जब सीमा एटीएस की गिरफ्त में थी। एटीएस ने उसे पकड़ा था। वहां उनके लिए क्या था कि मीना समाज है हमारा, गांव की हमारी बहू है, पाकिस्तान से आई है, सनातन धर्म वो वहीं ग्रहण कर चुकी थी। लोग क्यों उससे प्रभावित थे? क्योंकि वो, उसका तलाक हो चुका था, गुलाम ने उसको तलाक दे दिया था जब वो 4थे बच्चे की गर्भवती थी। 4थे बच्चा पेट में था, फिर वो तलाक दे दिया। तो तलाक तो सब वहां तो चलता ही था, यहां तो हमने ट्रिपल तलाक पेश करा दिया। फिर वो अपने मायके आ गई। बेटी कहां जाएगी शादी के बाद? या तो पति या मायका। बेटी आ गई मायके में, पिता के पास रही, पिता के यहां डिलीवरी हुई, 4थी बेटी का जन्म हुआ, सही रहती रही, जैसे कुछ अभाव है जो भी है। लेकिन उसके बाद उनके पिता का इंतकाल हो गया। मृत्यु होने के बाद असहाय हो गई, असहज हो गई। उसी दौरान पबजी के माध्यम से सचिन से दोस्ती के बाद एक ऐसा सिलसिला चला प्यार का कि वो सनातन धर्म को बहुत अच्छा मानने लगी, खुश रहने लगी, क्योंकि भारत में उसके आने की इच्छा थी। तो मोदी जी को, योगी जी को, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, पाकिस्तान में बॉर्डर है लेकिन सोशल मीडिया तो बियॉन्ड द बॉर्डर्स है, उसमें तो बॉर्डर्स नहीं आते। तो देखने लगी तो उसे अच्छा लगा, उसने होली दिवाली मनाने लगी वहीं रहते रहते। तो उसने कहा ये सनातन धर्म तो बहुत अच्छा है, तो तुम्हारा हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। तो वहीं उसने हिंदू धर्म ग्रहण किया अपने स्तर पे। करवा चौथ कैसे की जाती है, ऐसे की जाती, वहीं उसने की। क्या ऐसे पति के लिए की जाती तो की। उसके बाद वो भारत काठमांडू आई, वहां से वैलिड पासपोर्ट वीजा के साथ अकेली काठमांडू आई। काठमांडू में 8 दिन रही सचिन के साथ। वहां फिर सनातन धर्म, हिंदू धर्म ग्रहण किया।
उस तरह से पूजा पद्धति के अनुसार शादी से पहले एक शादी वहां की, उसने शादी की वहां पशुपतिनाथ मंदिर में, काठमांडू में शादी मिली। 8 दिन रहे, एक दूसरे को समझा, अच्छा घूमा फिरा, खाया पिया। तो सीमा ने कहा आप चले भारत। लेकिन इस दौरान जो 8 दिन थी तो सीमा फोन पर अपने बच्चों से ही बात करती थी। तो सचिन को ऐसा लगा कि मां से तो अटैचमेंट होता है, तो सचिन को लगा कि मां के बिना बच्चे नहीं और बच्चों के बिना मां नहीं। तो उसने कहा हम चलेंगे लेकिन बच्चों को भी लेके आओ। फिर वो वापस चली गई, खुश हो गई, उसका दिल बाग बाग हो गया कि कोई ऐसा भारत का पति निकला जिसने पाकिस्तान में जन्मे पूर्व पति के बच्चों को स्वीकार कर रहा है, हमें मान रहा है, हमें अपना मान रहा है। फिर वो पाकिस्तान गई, फिर बच्चों को वैलिड पासपोर्ट वीजा के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज टोटल जो उसके जन्म से उस समय तक के थे, फोन टूटा हुआ जो 5 फोन 4 फोन वाली बात, टूटा फोन, सही फोन, अपना सब भर के बड़े बड़े सूटकेस में लेके काठमांडू आ गई। काठमांडू से अपने बच्चों के सहित यहां आ गई तो रघुपुरा आई। तब वो एटीएस आई, एटीएस सामने आई, उत्तर प्रदेश पुलिस आई, तब एक किसान संगठन मेरे पास लेके आए थे। फिर मैंने उसको सारा का जो प्रोसेस था वो पूरा किया कानूनी रूप से। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ हमने याचिका लगाई। जी और जीने दो का सिद्धांत हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, और G20 में तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर और 1 नेशन और 1 हेल्थ मोदी जी नारा दे चुके थे। तो उस आधार पर फिर हमने वहां याचिका लगाई, जो याचिका लंबित है। सारे फोटोस्टेट पेपर लिए एटीएस से, कोर्ट से, सब पेपर एटीएस के पास हैं, जांच कर रही है। माननीय उत्तर प्रदेश की अदालत ने बेल दी, बेल की शर्तों का अक्षर सा पालन कर रही है सीमा। बेल हुई उसकी तो बेल दी है, बेल के अनुसार लिखा है कि तुम अपने रघुपुरा स्थित मोहल्ले अपने मकान में रहोगी, ससुराल में, उस ससुराल में रह रही है। एटीएस जांच कर रही, सारे डॉक्यूमेंट उसके हैं। राष्ट्रपति महामहिम क्या याचिका लंबित है। पाकिस्तान कोऑपरेट करता नहीं, कागज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मंगवाए, कई बार रिमाइंडर लिखा, लेकिन वो तो कोऑपरेशन तो वहां है ही नहीं। वो तो बस आतंकवाद पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, भारत के खिलाफ प्रोजेक्ट कर देता है, जो आपने 26/11 में भी देखा, पुलवामा में भी देखा, अभी अभी पहलगाम में देखा। पहलगाम में तो उसकी और बर्बरता बढ़ती चली गई, तब धर्म को भी आड़े आ गया। संसद पे हमला हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट के गेट पे हमला हुआ, वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, करौल बाग में सीरियल बम ब्लास्ट हुए, जावेरी बाजार जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए। सब हम देखते झेलते चले आए हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीजें हुई और जो कि काफी दुखद रही। तो सर ये मुद्दा कहाँ से, ये बात कहाँ से उठ के आई कि वो इलीगल तरीके से आई? और जहां मैं एक चीज आपसे भी ये पूछना चाहूंगी कि जब आप कोई केस लेते हैं या आपको कोई रिकमेंड भी करता है, तो आप भी वेरिफिकेशन करते हैं या आपके पास केस आया, आपने देखा और आपको लगा कुछ ऐसा, आपको लगा कि हाँ यहाँ पर सच्चाई है तो आप केस ले रहे हैं, या विदाउट वेरिफिकेशन आपने किसी ने रेकमेंड किया तो आपने केस नहीं। महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगाने से पहले मैं सीमा से मिला, पहली बार सीमा से मिला। 26-27 साल की क्रिमिनल प्रैक्टिस में, जिसमें फैमिली के हमारे सारे सुप्रीम कोर्ट के, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का लाइफ टाइम बार का मेंबर हूं। बड़े से बड़े लॉरेंस बिश्नोई आज की डेट में बड़ा है, वो हमारा क्लाइंट। छोटे से छोटे, मतलब हर स्तर पर, चाहे राजस्थान का आनंद पाल प्रकरण हो, चाहे कोई हो, जिन्हें आप लोग मीडिया ट्रायल में कह देते हैं एक बार, लेकिन मैंने उस नजर से, उस दृष्टि से पूछा और देखा। लेकिन मुझे लगा कि शायद ये प्यार में आई हुई एक महिला है जिसने लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरियाद को पढ़ा, देखा, सुना, और शायद उसी में प्यार में बिल्कुल, जब उसके हालात थे उसके घर के, आप देखिएगा पीछे एक टूटा फूटा घर था, झोपड़ी नुमा घर था, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बिजली आती थी। तो जब मैं पहली बार पहुंचा, उसके यहां बिजली नहीं थी उस समय, मतलब बिजली चली गई थी, कनेक्शन था, फट्टे से लेकर हवा करती रही। बाहर मीडिया थी, अब हमें उससे अकेले बात करनी थी। उस बात करता नीचे बैठ गई, पंखे से हवा करती रही। उसके मुंह से अचानक निकला, भैया। मैंने कहा तुम बताओ क्या तुम्हारा इरादा क्या है, क्यों आई, कैसे? मैंने कहा पूरी दुनिया पड़ी थी तुम्हारे प्यार करने के लिए, भारत नहीं बचा था क्या? क्यों? पाकिस्तान में कम थे? कम थोड़ी थे, पुरुषों की कमी नहीं, मर्दों की कमी नहीं, कोई। बस मैं पबजी में
बात करते 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 इतना यहाँ की सबको अच्छा लगने लगा, मुझे यहाँ के लोगों से बात की, और वो एकदम इस बात को मुझे लगा कि इसके आंसुओं के साथ साथ मन की पवित्रता है, कोमलता है, सरलता है। इस तरह का वो हमें बहुत ज्यादा तो नहीं जानती थी, चलो भारत के लोग तो हमें जानते थे, बहुत बड़े बड़े सब केस हुए, लेकिन उसे तो नहीं इतना पता था। लेकिन कई आप जैसे पूछ रहे हैं ऐसे मुझसे किसी ने नहीं पूछा। हमने क्यों कि सब वहां जब से मैं आई पकड़े, कोई आतंकवादी कहता है, स्पाई कहता है, जासूस कहता है। मैंने कहा तो तुम हो? कि नहीं भैया नहीं, मैं अगर आतंकवादी हूं ना, स्पाई हूं ना, जासूस हूं, आप मेरा केस लड़ो, अगर मैं निकलूं तो मुझे खुद अपने हाथों से फांसी दे देना, मार देना, मुझे अच्छा लगेगा। तो बात फिर आगे बढ़ी, धीरे 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 चलती रही। फिर हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी की याचिका लगाई, आप सबने देखा, वो चीजें रखी, वेरिफिकेशन। लेकिन मन कोमल, अपराधी मन का इतने वर्षों का मेरा अनुभव है, हर तरह के लोगों को देखा, ट्रायल देखा है, केस देखे, सब कुछ देखा, और वो बात आज भी साबित हुई। अभी तक एटीएस ने जांच की, और हमने कहा एटीएस जांच करे, गृह मंत्रालय करे, और उस जांच की निगरानी देश के अंडर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की उसमें कराइए, 5 जस्टिस लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रक्षा मंत्रालय देखे, सब कुछ देखे, पूरी तरह से आईबी से कराइए, सीबीआई से कराइए, हर तरह जांच कराइए। लेकिन आज तक मुझे अपनी इस बात पे गर्व है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं निकली जिसको एटीएस कह सके। एटीएस पर तो हमें भरोसा करना पड़ेगा, हमारी जांच एजेंसी है। उसके बाद समय परिवर्तन हुआ, बदलता रहा, धीरे धीरे रिश्तों में बदला। रक्षाबंधन का त्योहार आया, उसने कहा रक्षाबंधन में भैया आपको बोलती हूं, कहती हूं, मैं आ नहीं सकती क्योंकि वहां सुरक्षा रहती थी, आप आ सकते हैं, राखी में बांधना चाहती हूं। मैंने कहा ठीक है, राखी बांधना है, ठीक है भेज दो। लेकिन भेजने में उसे समय लगा, तो मेरी मां ने कहा कि राखी उसकी आ नहीं पाएगी 2 दिन पहले से। कहां आ पाएगी? कि चलना चाहिए, चलना चाहिए। जहां तुम इन बहनों के, मेरी और बहनों के यहां जाते हो, उसी सम्मान से, उसी आदर से, उसी व्यवस्था से, ये समझ लेना, मेरी मां ने कहा ये समझ लेना कि तुम्हारी 3 बहनें हैं, 2 बहनें हैं मेरी ऑलरेडी, तो 3 बहनें हैं, उसी तरह फिर उसी भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ हम भी, जो हमारे माता पिता ने हमें सिखाया, समझाया कि बहन क्या खाली हाथ नहीं जाते, और बहन जब भी बुलाए, मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया कि अब पहले ये व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग ये तो नहीं था, तो बहन बुलाती थी, संदेशा देती थी नाई के द्वारा, किसी के द्वारा। तो मेरे माता पिता ने अगर खाना खा रहे हो और बहन के यहां से संदेशा आ गया हो, तो खाना छोड़ के हाथ बहन के यहां धोना जाके, मतलब तुरंत जाना, कुछ मत काम करना, बहन के जाना, और खाली हाथ मत जाना, दोनों हाथ भर के जाना और वहां पहुंचने का। तो बहन का रिश्ता है, और वो राखी अब हर साल बनती है, और हर साल मैं उसको पूरे साल, वैसे तो 1-1.5 महीने में खुल जाती हैं, लेकिन मैं इस राखी को संभाल के रखता हूं। 2 राखियां आई है, एक इसकी सीमा की और एक सोनिया अख्तर भी बांग्लादेश से आई, आपने सुना होगा, देखा होगा। उसको भी उसका घर बसाया, मुस्लिम रहते हुए घर बसाया, इस्लाम को मानते हुए उसको घर बसाया। उसके बाद ये सारा प्रोसेस चला आगे, रक्षाबंधन, भैया दूज, इसी बीच में 1 साल बीत गया। एटीएस जांच कर रही थी, जहां जब बुलाया गया, कोर्ट का कार्रवाई चल रही थी। 1 साल बीता तो गांव के लोगों ने और उसके मीना समाज और पूरे परिवार ने कहा कि वो शादी काठमांडू में की थी, तो किसने जानी, कैसे जानी, सवाल जवाब तो हो ही रहे थे। तो हम लोग भारत में यहां अपने करना चाहते हैं, साल भी है, वर्षगांठ भी है इसको, उसमें फिर बाकायदा शादी के कार्ड छापे गए, शादी के कार्ड छपे, इनविटेशन गए, दावत दी गई, बड़ी दावत हुई, बाकायदा ब्राह्मण और बाकायदा सब जिस तरह से होते हैं। और उससे पहले ब्राह्मण ने कहा देखिए वहां सनातन धर्म ग्रहण कर लिया, शायद उसमें कुछ कमी रह गई हो, हम यहां रखवाएंगे, तब हम शादी कराएंगे। उनकी अपनी थी। तो उसके बाद बाकायदा गौमूत्र पिलाया, गंगा जल पिलाया, गाय का दुग्ध पिलाया, जो सारे रीति रिवाज थे, पूरा लीगली हिंदू कन्वर्जन हुआ, और लीगली कन्वर्जन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ, जो सर्टिफिकेट रिलीज हुआ, उसके सनातनी पूरी बन गई, हिंदू बन गई, सारे बच्चे हो गए, बच्चों का पूरा सब होके फिर उसके बाद सीमा को विवाह किया गया। फिर से वो विवाह था एक तरह से,
उसमें विवाह में पूरी कोई कमी नहीं, सारे थे, सप्तपदी थे, फेरे थे, पंडित थे, अग्नि थी, बिछिया थे, बाजेब थी, रिंग सेरेमनी हुई, मंगलसूत्र था, सिंदूर था, बिंदी थी, पूरे रीति रिवाज से सप्तपदी, सप्त फेरे, पूरे हिसाब से सब कुछ हुआ और पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा। मेरी मां ने कन्यादान लिया, हमने कन्यादान लिया और जो हम लोग अपनी तरफ से कर सकते थे एक बेटी के विवाह की, एक बहन के विवाह के लिए, उस सारी गरिमा के साथ निभाया और उस गरिमा को पूरी दुनिया ने देखा और हमने कह के लिख के दिया कि वसुधैव कुटुंब हम केवल बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। अगर पाकिस्तान ने अब तक गोलियां भेजी हैं तो हमने ऐसा प्रयास किया कि पहली बार डोली आई है भारत में पाकिस्तान की, हमने प्रयास किया कि डोलियां आए और गोलियां खत्म हो। जब गोलियां खत्म होंगी तो डोलियां आएंगी और जब डोलियां आएंगी तो गोलियां भी खत्म होंगी। हमारा ऐसा प्रयास था। हमारा प्रयास वो था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी ने सद्भावना बस चला के दिखाया। हमारा ऐसा प्रयास था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान जाते थे, उन्होंने कहा था पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं, पड़ोसी तो पड़ोसी रहते हैं, कहीं के हो, पड़ोसी बदले नहीं जाते, इसलिए उनसे अच्छे संबंध रखना चाहिए। हमने उसका निर्वाह किया और माननीय मोदी जी ने भी जब सरकार बनी थी 14 में सीधे पहुंचे थे पाकिस्तान, इस्लामाबाद। किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, वहां पहुंचे थे, शॉल वगैरह लेके सब कुछ सम्मान से। वो सभ्यता संस्कृति रही हमारी और हमने, और सीमा को क्यों अच्छा लगा, सब कुछ वो एक साल देखते देखते सब कुछ हो गई और फिर हर तीज त्योहार को मनाती, तुलसी पूजन, सूर्य भगवान की पूजा, करवा भैया दूज, गणेश चतुर्थी, तीज, हरियाली तीज और इस तरह से सारा कुछ। और उसने इसरो आदित्य एल1 की सफलता के लिए प्रार्थना की। आदित्य एल1 जा रहा लेकिन व्रत सीमा रख रही है, चंद्रयान-3 जा रहा है, व्रत सीमा रख रही है। पाकिस्तान और भारत का वर्ल्ड कप हो रहा है, कितना तगड़ा हो रहा है भारत और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप, लेकिन व्रत कौन कर रहा है? सीमा। किसकी जीत के लिए? भारत की जीत के लिए। और भारत जीतता है, उसमें गर्व होता है और भारत जीतता है। तो राष्ट्रीय ध्वज के साथ मिठाई भी बांटती है, पटाखे भी चलाती है, हर तीज त्योहार को माना। और रक्षाबंधन पे जब रहने लगी तो उसे अनुभव हुआ कौन क्या है। फिर उसने एक राखी मोदी जी को भेजी, एक राखी योगी जी को भेजी, एक राखी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख को भेजी, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजी। इस तरह से वो तीज त्योहार और हर चीज को अच्छी तरह मनाने लगी, समझने लगी। और उसे क्या अच्छा लगता था कि भैया यहां पूजा में क्या बोला जाता है, मैंने क्या बोला जाता है, ब्राह्मण बोलते हैं धर्म की जीत हो। धर्म, नहीं हिंदू की जीत हो, नहीं मुस्लिम की जीत हो, नहीं सिख ईसाई जैन पारसी की जीत हो, वो बोलता है धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना की बात करते हैं हम, धर्म की जीत करते हैं। और ये हमारी सर्वोच्च न्यायालय भी कहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कमरे में लिखा है यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म है वहां जीत है। हमारा धर्म मानव धर्म है, हम मानवता भाईचारे पे विश्वास करते हैं, हम मानवता भाईचारे पे चलते हैं। ये हमारी सभ्यता है, संस्कृति है। और पुराना नारा वसुधैव कुटुंबकम को नया नारा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन नेशन करके दिखाया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारी विरासत है। हम सोते हैं, वो देखती कि सोते समय भी धरती माता के पैर छू के सोते हैं और उठते हैं तो धरती माँ के पैर छूते हैं। मैंने कहा यही तो हमारी रचना है। बच्चे उसके पैर छूने लगे, बेटा उसके सबके सुबह उठ के पैर छूता, ये कितनी अच्छी बात है। पूरे दिन उसे प्यार मिलता है। बेटियों बहुत अच्छे संस्कार के साथ रहती, हर तीज त्योहार सब कुछ मनाने लगा, चलने लगा, सब कुछ रहा। और इसी बीच में जो महिला है और पुरुष है, पति है, भारत में जन्मा पति है, उसके पिता भारत में जन्मे हैं, उसके दादा भारत में जन्मे हैं, गर्भवती हुई, गर्भाधान हुआ, ये खुशी की बात थी। हम बाकायदा उसको गोद भराई की, हमारी माता ने कोई रीति रस्म रिवाज नहीं छोड़ा। जैसे अन्य बेटियों को हर त्योहार की तीजी भेजी जाती है, दिवाली भेजी जाती है, होली भेजी जाती है, ऐसे मेरी माता ने उसे अपने परिवार का अंग बना लिया। हर तीज त्योहार की जानकारी सीमा मेरी माँ से करती, पूछती, पता करती। अब वो सब त्योहार मनाने लगी और अच्छी खूबी से मनाने लगी। बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, बेटियां दुर्गा चालीसा पढ़ने लगी, बच्चे आरती करने लगे सबकी, वहां रामायण का पाठ हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ, ये सब चलता रहा। और सब पूरी तरह से वो करती। इसी बीच वो गर्भाधान हुई, फिर उसकी अभी पिछले महीने बेटी का जन्म हुआ। जब बेटी का जन्म हुआ तो बेटी के जन्म की, क्योंकि वो विरासत देश की है, दुनिया के लोग उसे प्यार करते हैं, उसने भी अपने
सोशल साइट्स पर डाला कि मुझे मेरी बेटी का नाम सुझाइए, मैं जो नाम ज्यादा आएगा उसी को रखूंगी। मैंने भी अपने सोशल मीडिया फेसबुक पेज जो हमारा है डॉक्टर एपी सिंह लाहिर फेसबुक पेज है, डॉक्टर एपी सिंह लाहिर, हाँ, और ट्विटर पे भी हमने डाला डॉक्टर एपी सिंह लाहिर पे कि बेटी का नाम सुझाइए। लाखों की संख्या में नाम आया भारती, भारती मीना नाम रख दिया। दूसरा नाम आया था मीरा, उसने एलियस घर में मीरा रख लिया, लोगों की खुशी के लिए भारती मीना एलियस मीरा। और इसी बात का सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की सरकार ने, माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार ने गौतम बुद्ध के जिला प्रशासन ने बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया भारती मीना और मीरा के नाम से, और जिसमें माता का नाम सीमा मीना, पिता का नाम सचिन मीना, निवासी मोहल्ला रघुपुराण पाकराज, ये पूरा जारी कर दिया, वो मिल गया उसे। तो सर ये तो भारत की बात होगी, भारत तो है ही, मतलब हमारे तो धर्म में, सनातन में यही सिखाया गया है कि सबका सम्मान करना, सभी धर्मों का सम्मान करना, और अपनाया भी गया। मैं यहाँ ये जानना चाह रही हूँ, अब जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ पाकिस्तान की, जो पता ही है आपको कि वहीं से उसी तरफ से जो हमला हुआ, उसके बाद जब सारे अभी सरकार की तरफ से भी ऑर्डर आए हैं कि जितने भी पाकिस्तानी हैं या जहां आए हैं वो वापस चले जाएं इतने दिनों में यहाँ से, तो ऐसे में अब क्या सीमा यहाँ पर रहने का ऐसा कोई प्रोविजन उनका है क्या? आप उसके लिए भी कोई देखिए, ऑनरेबल माननीय भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों, एक चीज वीजा पासपोर्ट जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, सीमा पाकिस्तानी नागरिक नहीं, वो भारत की है, भारत की बहू है। पत्नी का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय पति से चलता है जहां वो रह रही। नेचुरलाइजेशन, जैसे सलमा आगा को नागरिकता मिली, अदनान सामी ने नागरिकता ली, अक्षय कुमार ने अभी जब ये मामला सीमा का चल रहा था तब नागरिकता ली, समय समय पर धीरे धीरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने नागरिकता को ग्रहण किया, लीगल प्रोसेस। नेचुरलाइजेशन नागरिकता का एक बेस्ट प्रोसेस है जिसमें नेचुरलाइज, प्राकृतिक रूप से पत्नी है तो प्राकृतिक रूप से पति क्या रह रही, नागरिकता मिलेगी। जैसे सीमा की बेटी भारती मीना को भारत की नागरिकता इसी आधार पर, क्योंकि भारत में जन्म लिया उसने, भारत की बेटी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ केवल लिखते नहीं है हम कि दीवारों पर लिख दें या बोल दें मन से। हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ के लिए आरक्षण की जब बात आती है तो 30% आरक्षण हमारे देश की सरकार संसद में देती है, विधानसभा में देती है, राज्यसभा में देती है, लोकसभा में देती है, और कहती 30% आरक्षण हमारी महिलाओं को मिलेगा। और वो केवल आरक्षण ही नहीं, हमारी महिलाएं आज आकाश की सर्विस कर रही है, पाताल में है, धरती है, तीनों लोकों में, हर क्षेत्र में, चाहे एयर सर्विसेज हो, चाहे आर्मी हो, चाहे विधि का क्षेत्र हो। आप देश की वरिष्ठ पत्रकार है, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, आप भी किसी घर की बेटी हैं, आप इसी तरह से आपका स्टूडियो इतना बड़ा, इसमें कितने लेडीज स्टाफ हैं, कितने जेंट्स स्टाफ हैं, कितना पूरा सिस्टम चल रहा है। ये आप में, हमारे में भेद नहीं होता। हमारे समाज में बेटियों को बराबर का हक हमारे देश की कानून ने दिया, और हमारे देश में अगर पिता के द्वारा बेटों को हक है तो उतना ही हक प्रॉपर्टी में बेटियों का भी है। ये सब हमारा, उसके लिए नागरिकता एक प्रॉपर, एक या तो बायोलॉजिकल हो या एक डॉक्यूमेंट वो होना जरूरी है, क्या वो मिल चुका है? हाँ, सीमा के पास देखिए बायोलॉजिकल रूप से वो मदर है, मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। बेटियां हैं, 3 बेटियां पहले की, चौथी बेटी, 4 बेटियां जो कि मदर इज ए बेस्ट कस्टोडियन ऑफ चाइल्ड भारत के गार्जियनशिप एक्ट में भी है और पाकिस्तान के गार्जियनशिप एक्ट। ये प्रोसेस है, उसके आधार पर वो भारत की है, भारत में बेटी जन्म ली, भारत में CNRC आया, CNRC वो क्या है, जो पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान से वो हिंदू बन के आई, पाकिस्तान से नेपाल हिंदू बन के आई, नेपाल और हमारा रिश्ता रोटी और बेटी का है। पाकिस्तान, भारत और नेपाल का हमारा रिश्ता रोटी और बेटी का है, वहां कोई पासपोर्ट वीजा नहीं चलता है, हम जाते हैं आते। सीता माता नेपाल की हैं, हमारे प्रभु श्री राम भारत के हैं, और अभी जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा था तो नेपाल सरकार ने बड़ी बड़ी शिलाएं भेजी पत्थरों की, अपने यहाँ की, उसी सीतामढ़ी और उसी सीता की स्थली की, कि भारत में हमारे दामाद का मंदिर बन रहा है तो इन पत्थर की शिलाओं को भी लगाइए, और पूजन करके भेजा, ऐसे नहीं लोड करके भेजी, पूजन करके भेजा, पूरे अनुष्ठान के साथ भेजा। पूरी दुनिया ने देखा कि 500 वर्षों के बाद इस देश में राम मंदिर का निर्माण हुआ और हो रहा है। तो आपको कभी, जब आपने ये केस अपने हाथ में लिया, कभी आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल अब सरकार है
और सरकार को हर तरह से चौतरफा एक सिक्योरिटी भी देखनी है देश की। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू तो नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपस में एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, कोई कह रहा है स्पाई है, कोई कह रहा है कि नहीं है, अपना रहे हैं, और आप उनका फेवर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से है या सच में ऐसा? देखिए, पहलगाम आतंकवादी घटना पहले हुई, लेकिन पहलगाम की आतंकवादी घटना दुखद हो गई। उसमें हमारी जो गंगा जमनी सभ्यता थी, जो हमारा आपस में भाईचारा था, यहाँ हिंदू मुस्लिम में पता क्या है, वो ईद पे आते हैं, हम ईद पे जाते हैं, वो होली पे आते हैं, दिवाली मनाते हैं, हम सब मिल के चल। हमारी वो सभ्यता है जब हमारी गंगा गोमुख और ऋषिकेश से निकलती है और पूरे देश में होते हुए गंगा सागर पहुंचती है, तो उसमें मौलाना साहब वुजू करके नमाज पढ़ लेते हैं और हमारे पंडित जी उसमें नहा के आरती कर लेते हैं। हमारी ये सभ्यता भारतीय रही। भारतीय मुसलमानों में पाकिस्तान में अंतर तो है ही, मतलब वहां भाईचारा तो कभी हुआ ही नहीं। पार्टीशन से अब तक हम यही देखते आ रहे हैं, तो वहां और यहाँ के भाईचारे की तो बात हम नहीं तो इसलिए कट्टरता जो पहलगाम घटना हुई उसकी वजह से हमारे देश में कट्टरता पैदा हुई। जो हमारा भाईचारा था, जो हमारा आपसी सद्भाव था, वो टूट गया, कहीं ना कहीं क्रैकडाउन हो गया, बहुत ज्यादा क्रैकडाउन हो गया। सर भाईचारा था तब तो देश एक था ना, पर लेकिन जब भाईचारा खत्म हुआ तभी तो देश अलग हो गया। देश भाईचारे से अलग नहीं, मैं बड़ी, आप देखिए वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, देश भाईचारे की वजह से नहीं अलग हुआ था। देश 14 अगस्त राजनीति की विभीषिका की वजह से अलग हुआ, जो बंटवारे की विभीषिका थी, कुछ राजनेताओं की सत्ता लोलुपता थी, जिसकी वजह से भारत का विभाजन हुआ। मुद्दा तो धर्म ही था। धर्म वहां बदल लिया। हाँ, वो तो था। वो वहां भाईचारा कहाँ से आ गया जब धर्म के आधार पर? हाँ, वहां नहीं हुआ भाईचारा तो नहीं हुआ। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का रहा वो राजनीतिक बंटवारा था, राजनीतिक इच्छा शक्ति के तहत बंटवारा हुआ। भारत पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते थे, नेताओं ने उस बंटवारे की शुरुआत की और उसको उस दहलीज। देखिए, राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, गुजरात के पास ये बॉर्डर्स हैं, तनोट माता मंदिर, क्या है इसके आस पार पार सब थे एक डीएनए था। लोग कहते हैं ना डीएनए की बात, हमारा डीएनए है पाकिस्तान में, लोग हैं यहीं से तो गए, छोटा भाई था पाकिस्तान, हमारा था, हिस्सा था, बहुत अभिन्न अंग था, सब एक थे। कांधार क्या था पहले? कांधार महाभारत में कांधार क्या था? हमारे भारत का था, कांधार हिस्सा था, अफगानिस्तान हमारा था, श्रीलंका हमारा था, नेपाल में सीता माता थी, बांग्लादेश, सब ये हमारे थे अपने, ये सब कुछ बस सब एक थे, कोई उसमें कमी नहीं थी। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुए 14 अगस्त विभाजन की विषय, उसके बाद से जो ऐसी दीवार खड़ी हुई जो आज भी भारत को भुगतनी पड़ती है, और इस देश की सरकार को रक्षा के लिए डिफेंस में इतना अधिक खर्च करना पड़ता है, वो पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है, और पूरे देश के लोगों को बहन करना पड़ता है। इस बारे में सीमा का डिफरेंस मैटर है, सीमा को लोगों ने पहलगाम से जोड़ दिया, ये गलत है, दुखद ये है। सीमा अगर लैला मजनू तो लैला मजनू तब भी थी तो अब भी है, हीर रांझा तो तब भी थी, शील फरियाद तो तब भी थी। घटना दुखद है, पहली बार इस देश में धर्म देखकर गोलियां मारी गई। उस महिला से पूछिए घटना के बारे में, जिस महिला की 3 दिन पहले शादी हुई, 3 दिन पहले वो शादी हुई, 3 दिन में उसकी थकान नहीं निपट पाई, रिसेप्शन अगले दिन किया, रिसेप्शन करके सीधे पहलगाम आ गए। टिकट थे जाने की इच्छा, हनीमून की इच्छाएं होती हैं, अपने राजा के साथ आ गई रानी। क्या हुआ? वहां आते ही पहलगाम गए, श्रीनगर की देखने गए खूबसूरती। उस महिला ने जब अपना 2 दिन बाद अंतिम संस्कार उसके पति का हुआ, जब उस महिला ने अपने हाथ जिस पर मेहंदी रखी हुई थी, बीच में लिखा था उसके पति का नाम, जब उसी मेहंदी भरे हाथों से उसने अपना पैंडल तोड़ा, वो पैंडल जो मंगलसूत्र था, उसके सुहाग की निशानी थी, वो मंगलसूत्र जिसने पहनाया था उसके पति ने, अभी निहार भी नहीं पाई थी 3 दिन में, उसे देख भी नहीं पाई थी अपने हाथ में लेकर मेरे पति का मंगलसूत्र। जब उसने अपने पति की चिता पर तोड़ के डाला, जब उसने वो माथे की बिंदिया और सिंदूर को छुटाया और अपने पति की चिता पर डाला था, वो सिंदूर, वो बिंदिया जिसे वो अपने पिता के द्वारा दहेज में दिए गए, ड्रेसिंग टेबल में खड़े होकर निहार भी नहीं पाई कि मुझे भी मार दो, मैं क्या करूंगी 3 दिन बाद विधवा होके जाके, मैं क्या करूंगी, कैसे जाऊं उस घर में, कहां पहुंची। लेकिन उससे कहा, आतंकवादियों ने कहा, जा तू जिंदा रहेगी, मोदी को बता देना कि हमने तुझे इसलिए जिंदा रखा है। तब पूरी दुनिया एक हो गई। और मोदी जी उस समय कहां थे? दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक स्थल
जो इस्लाम की धार्मिक स्थली सऊदी अरब में मक्का मदीना के लिए रास्ता है जद्दा से जाते मक्का मदीना। उस जगह थे जद्दा, दुनिया की सबसे पवित्र जगह पर थे। सऊदी अरब जो कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक देश में सबसे बड़ा है, वहां से उन्हें वापस सुल्तान विन ने उन्हें वापस भेजा। तो इस देश के 55 इस्लामिक कंट्रियों में इस बात का रोना हुआ कि हमारे अरब कंट्रीज में आया हुआ देश का, भारत का प्रधानमंत्री, जहां हमारे वो मुसलमान रहते हैं जो मुसलमान सबसे अधिक सुरक्षित है भारत में, वो मुसलमान जो दुनिया की सबसे अधिक मस्जिदें भारत में है। इसलिए सब हमारी गंगा जमनी सभ्यता है। हमारे लोग मंदिर भी बनाते हैं तो मस्जिद भी बनाते हैं, तो गिरजाघर भी बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं। उस देश के प्रधानमंत्री को हमें आधे रास्ते बीच में से सारे प्रोग्राम छोड़ के भेजना पड़ा। इसलिए पूरी दुनिया इस्लाम को मानने वाली कंट्रीज आज भारत के साथ खड़ी हैं और पाकिस्तान को एक तरफ खड़ा कर दिया है कि आतंकवाद का हमें सफाया चाहिए। हमें नहीं कोई हिंदू मुस्लिम से मतलब है, हमें आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना है। ये भावना आई है लोगों। सर, यहाँ हमने सीमा हैदर के बारे में बात की। आप सीमा मीना बोलेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। इतने वर्ष हो गए, सीमा मीना बोलिए। मीना समाज की सम्मान है। हैदर तो तलाक के बाद छूट गया। अभी भी सीमा हैदर के नाम से ही प्रसिद्ध है वो। ज्यादातर लोग अगर आप लोगों की लीगली तो नहीं है, लीगली तो सीमा मीना है। सीमा मीना अच्छा रहेगा। तो यहाँ इस केस की आप बात करें, यहाँ आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और हमारी सरकार जो है बहुत ही बेटियों को बढ़ावा दे रही है। मैं यहाँ से थोड़ा अलग हटके, क्योंकि आपने अभी तक जितने भी आपके केसेस हैं ज्यादातर कंट्रोवर्शियल केसेस हैं, बहुत ही आपने कंट्रोवर्शियल केसेस अपने हाथ में लिए, जो एक आसान काम भी नहीं है। निर्भया का जो केस हुआ उसमें भी एक हमारी ही समाज की एक बेटी थी जिसके साथ हुआ। आप उनके आरोपियों के पक्ष में थे, तो क्या आपका क्या थॉट क्या था आपका उस समय? आपने क्या सोच के वो केस आपने अपने हाथ में लिया? वो भी हमारी ही समाज की वो बहुत हाई प्रोफाइल केस हो गया था निश्चित तौर पर। वो मेरी केस लड़ने की इच्छा नहीं थी, सच बताऊं। आज मैं देखिए केस निपट चुका, सब कुछ हो गया। मेरी क्योंकि बहुत चल रहा था तो कंट्रोवर्सी में मैं क्यों पढ़ूं, कोई नहीं चाहिए। मेरी अच्छी वकालत चल रही थी, काफी आलोचना भी हुई। देखिए आलोचना शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, लेकिन मेरी माता ने उस केस को रेफर किया। वो कैसे किया, मैं तो कोर्ट गया था, तो वो दीपाली हमारी कोठी है, एक मानसरोवर गार्डन में है, तो दीपाली में माता जी कभी कभी होती, मेन फार्म हाउस पे होती है वहां। तो वो जेल में बता दिया उसे किसी ने कि इनसे वकील साहब से मिल लो जाके, तो तुम्हारे पति का केस हो सकता है। जब वो जेल मुलाकात करनी, अक्षय की बीवी, अक्षय की धर्मपत्नी बिहार से आई थी, 4-6 महीने का उसका बच्चा था गोद में, दिसंबर की ठंड थी, जनवरी की बहुत ठंड थी, और यहाँ वो आई। तब वो दीपाली पहुंची तो उसे बता दिया कि अगर इनसे मिलना चाहती तो इनकी माता जी हैं, वहां फार्म हाउस पे हैं, वहां चली जाओ। पड़ोसी हमारे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पता लिख दिया, वो वहां फार्म हाउस पे चली गई। माँ ने देखा उसे ठंड में कि बच्चा भूखा, कहां से आई, बिहार से आई, औरंगाबाद से आई, क्या केस है, ये केस है। क्योंकि मेरी माँ टीवी नहीं देखती, अखबार नहीं पढ़ती, और सच पूछिए आज भी हमारे किसी फार्म हाउस, टीवी, ऑफिस, कहीं भी मेरे घर कहीं टीवी है नहीं, टेलीविजन सेट ही नहीं है, टेलीविजन को कोई नामो निशान, ना कोई अखबार आता है मेरे यहाँ, कोई देखती, दो चीजें हमारे यहाँ ही नहीं। तो माता जी को नहीं पता। उन्होंने माता जी ने कहा रो क्यों रही हो, केस लड़वाना है, गरीब हो, कोई बात नहीं, हमारा बेटा लड़ देगा। तो उन्होंने कहा वो जेल से बताया होगा कि वकालतनामा दिया जाएगा, वकील बनाएंगे। तो हमारे जूनियर काम कर रहे थे वहां फार्म हाउस पे। माता जी ने बोला एडवोकेट को कि क्या इसका लिख के दे दो जो इसे चाहिए। वो दे दिया। वो गई, जाके साइन करा लाई, अंगूठा लगवाई, लाके उसने दे दिया। ये 2 दिन में प्रोसेस हो गया। मैं पहुंचा भी नहीं, फार्म हाउस पे था। जब मैं पहुंचा बाद में, तो उन्होंने माता जी ने मुझे पकड़ा दिया कि इसका केस है। मैंने क्या है अक्षय, क्या है ये है, तो उसमें वसंत विहार थाना लिखा, जेल वाले लिखते थाना वसंत विहार, FIR, ये। मैंने कहा माता जी ये तो सड़कों पे बहुत हंगामा हो रहा है और ये तो बहुत कठिन केस है। कि कठिन केस मतलब एक कठिन केस है, हमने कि बहुत हंगामा हो रहा है, विरोध हो रहा है, कहीं क्या फर्क पड़ता है उससे। मीडिया की तो खूबी है, मीडिया तो कहां वास्तविकता देखने देती है। मीडिया तो FIR थोड़ी दिखाती है। कभी किसी केस में FIR दिखाई? ब्रजभूषण के केस में किसी मीडिया चैनल ने FIR दिखाने का प्रयास किया? सीधे चला, दरिंदा है भारतीय जनता पार्टी का नेता, दरिंदा ब्रजभूषण सांसद, पॉक्सो का आरोपी। चलाते लड़ा ना, मैंने केस लड़ा, पूरा लड़ा और जीता, और पॉक्सो हटी, कुछ नहीं, नॉट अरेस्ट का चार्जशीट फाइल हुई, लेकिन चलाने लगते हैं। उस समय बाइस हो जाती है। सर ये तो प्रूफ था कि हाँ बलात्कार हुआ था, बहुत ही निर्ममता के साथ। गैंग रेप नहीं था वो,
जो धाराएं बताई गई, जो ट्रायल किया गया मीडिया ट्रायल की वजह से, दबाव की वजह से हुआ, इस तरह से हुआ। तो आपको लगता है कि ये भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस था ये केस? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, जिसमें हरीश साहब, जिसमें राजनीतिक पार्टी बन गई, आम आदमी पार्टी उसी केस की पैदा हुई है, वही जंतर मंतर से पैदा हुई है, सबको पता है उसमें क्या बात। और केजरीवाल लास्ट तक निभाते रहे, लास्ट में चुनाव भी हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने 16 दिसंबर पे भव्य आयोजन किया। क्या किसी दिल्ली की और किसी बहन बेटी के केस में उन्होंने भव्य आयोजन किया? क्या सवाल है। लेकिन सर फिर भी लड़की गई इसी वजह से निर्भया के साथ ये जो सारी चीजें हुई, सबने देखा। सोशल मीडिया ऐसा तो नहीं कि हॉस्पिटल में किसी और को भेज दिया हो, या जिसने अपनी जिंदगी से हाथ धो लिया, वो झूठ था, बलात्कार तो हुआ था सर। नहीं, जो भी हुआ, अब तो शब्द को प्रयोग नहीं कर सकते लीगली, उस पर भी है। खैर वो चीजें हुई, जो भी है, ट्रायल हुआ सारा। क्या मैं इसको मान लूं, आपका एक स्टेटमेंट जो मैंने देखा कि ना मैं भगवान हूं, ना मैं यमराज हूं, ना मैं वकील हूं, मैं केवल अपने क्लाइंट को संविधान के द्वारा मैं उसको न्याय दिलाने के लिए खड़ा हूं। तो क्या मैं इसको मान लूं कि आप बहुत ही एक प्रोफेशनलिज्म और प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, प्रोफेशनलिज्म के साथ आप चाहते हैं कि बस मेरे पास क्लाइंट आया तो मुझे उसका केस लड़ना है, चाहे वो सही हो गलत है? क्या ऐसी छवि आप बनाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं? नहीं, छवि नहीं, मेरे पिताजी ने सिखाया था कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य पद क्या? वकालत। एक दिन मैं बड़ा थक गया, तबीयत खराब थी, बुखार था, अगले दिन बेल मैटर लगे थे, बुखार मुझे 1 से 2 था। पिताजी ने कहा ये आए हुए हैं, ले जाना चाह रहे हैं, अपने साथ तुम्हें गाड़ी पे ले जाना चाह रहे हैं, बुखार है। हमने कहा डेट ले लेंगे। कि नहीं, कर्तव्य पथ है तुम्हारा, बुखार है कोई बात नहीं, कर्तव्य पथ पर जो मिला वो भी सही, ये भी सही। अगर कर्तव्य पथ पर जो कार्य आपको करने को मिला है तो उसके लिए आपको वो चीज करनी पड़ेगी। हमारा आप यकीन मानिए, आप कर्तव्य जो आप प्रोफेशनलिज्म बात की, मेरे दिल में आज भी है। मेरे सगे बहनोई की डेथ हो गई, ठीक है, मैं आर्गुमेंट कर रहा था केस में, तो उसने बताया, पर्ची लिख के दी कि फोन आया है और ऐसे ऐसे। मैंने वो पर्ची ले ली, जेल में रख ली। फाइनल आर्गुमेंट थी, लास्ट अपॉर्चुनिटी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं बहस करता रहा। मैं 30,000 का मामला है, बहस करता रहा। जज साहब ने नोट किया, क्या हुआ सिंह साहब, क्या हुआ, कैसे आप आवाज हल्की हो, क्या बात, क्या था इस पर्ची में क्या है? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, क्योंकि वो जज साहब का लास्ट अपॉर्चुनिटी कि आज मैं सुनूंगा, इसे डिस्पोज ऑफ करूंगा। जब मैंने पर्ची दिखाई, इस बात को भी 10 मिनट हो गए बोलते हुए, तब उन्होंने देखा उस पर्ची को, आई एम सो सॉरी, नहीं आप तुरंत जाइए, जस्ट नाउ यू लीव। तुरंत पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा केस को ही रोक। मैंने कहा इसके साथ न्याय हो, कहीं मेरी पर्सनल की वजह से इसके साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए। फाइनल आर्गुमेंट थी, केस मर्डर का था। कहीं नहीं, क्या आप क्यों परेशान हो? मैंने कहा इसके साथ अन्याय ना हो, मैं तो बिजी हो जाऊंगा, मैं जा ही रहा हूं, अनजस्टिस ना हो, वो तो चलेगा। कोई बात नहीं, वो 2 मुलजिम थे, कहीं क्यों चल जाओ, इस वजन को मत लेके जाओ, एपी सिंह वजन को मत लेके जाओ, एक्यूटल कर दिया, बरी कर दिया, जाइए आप, मैं ऑर्डर बाद में लिखा दूं। तो वो जो 15 मिनट मैंने उस वजन को लेके सीने पर रख कर फाइल पढ़ी और जो प्रोसीडिंग की, वो बड़ी बात थी। निर्भया केस में भी मेरी एक बार ट्रायल कोर्ट में साकेत में शुगर नील हो गई, जज साहब रिजिड थे, प्रेशर था, मीडिया प्रेशर था। मैं साफ तौर पर आप जिम्मेदार पत्रकारों में आप क्या कहना चाहता हूं, मीडिया प्रेशर था, वो प्रेशर था जो ऑनरेबल जस्टिस योगेश खन्ना बाद में रिलीज ऑनरेबल हाई कोर्ट के जस्टिस से रिटायर हुए और वर्तमान में एनसीएलटी में है, उनके पिता की मौत हुई, ट्रायल चल रहा था। अगले दिन पिता की मौत के बाद उस समय के एडिशनल सेशन जज फास्ट कोर्ट में आ गए। 15 दिन बाद उनकी माता की मौत हुई। दूसरे दिन अपनी माता की मौत के बाद वो कोर्ट में आ गए, ट्रायल करने लगे। ये बात हमने देखी, प्रेशर कोई नहीं आता, 10वां 13वां होना, महीना होना हमारे संस्कारों में। जिस मां ने तुम्हें पैदा किया, जज बनाया, जिस पिता ने तुम्हें पैदा किया, जिसने जज बनाया, उनकी अंतिम चिता की आग भी नहीं ठंडी हो पाई थी और वो कोर्ट में आ गए थे।
हमें खबर मिली तो हमने सोचा शायद कल नहीं आएंगे, लेकिन जब वो पहुंच गए तो हम लोग भी दौड़े दौड़े पहुंचे। हमने प्रणाम किया उन्हें। मैंने कहा धन्य है इस देश की अदालत और धन्य है इस देश की न्यायपालिका जो अपने कर्तव्य पथ पर निभाने के लिए हमने वो चीज सीखी है। मुझे डायबिटीज है। साकेत में आर्गुमेंट चल रही थी, काफी लंबी आर्गुमेंट, लंच नहीं कर पाया था मैं, लंच हुआ बीच में, लेकिन मैं लंच न करके उसे तैयार करने लगा कि आगे के लिए लंच के बाद मुझे आर्गुमेंट सबमिट करनी है। मैं खाना नहीं खा पाया, खाना था रखा। मैं फिर बोलने लगा 2 बजे से 2:30, पौने 3 बजे पसीना आने लगा, शुगर नील होने लगी। मुझे नहीं एहसास था, शुगर नील होने लगी। मैंने ऐसे से हाथ चलाया, सुन्न होने लगा था। मैं चलाया और बोलता रहा। मुझे नहीं पता चला कब मैं कलौफ्स हो गया। जो सरकारी वकील थे स्टेट के, उनके ऊपर में गिर पड़ा, मुझे पता ही नहीं, एकदम अंधेरा छाया और मैं गिर गया। तुरंत योगेश खन्ना जी थे सेशन से, आए और उन्हें उठा के तुरंत एम्बुलेंस आई और सब कुछ हुआ। तब वहां के स्वास्थ्य की पोल खुली कि कितनी कमियां हैं वहां के स्वास्थ्य। कोई वहां डॉक्टर नहीं, कोई डिस्पेंसरी नहीं, कुछ नहीं। ले जाके मुझे एडमिट कराया। मैं भी बहुत वीकनेस थी, हॉस्पिटलाइज रहा, रात को डिस्चार्ज होकर घर पहुंचा। खबरें चल गई पूरी इस बात की भी, गिर गए, ये हुआ, कलप्स हो गए, डायबिटीज, ये सब खबरें चप गई। अगले दिन सुबह मैं सुबह कोर्ट में था, उसी केस में डे टू डे हियरिंग हो रही थी, डेली सुनवाई हो रही थी। और हमारे परिवार, मिलने जुलने वाले संबंधी दोस्त वो हमारे घर पर हमें देखने आए थे कि क्या हुआ, ठीक है, कैसे क्या है। और मैं कोर्ट में ट्रायल कर रहा था। जज साहब ने लिखा हुआ, क्या बात, कंसेंट बुक कब रेप केस में बदल जाए ये आपको पुरुषों को झेलना पड़ता है। तो जब कब कहा जाए 5 साल पहले हमारे साथ हुई थी दोस्ती, 5 साल पहले चल अंदर लगा, 376 लगा अंदर। क्यों? क्योंकि इस देश में महिला मंत्रालय है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला आयोग है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला की आइडेंटिटी छिपाई जाती है, पुरुष की कहीं कोई बात नहीं करता। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के संविधान की। कहां है समानता, कहां है एक रूपता? क्या महिला आयोग है, महिला मंत्रालय? क्या पुरुष आयोग है, पुरुष मंत्रालय है, पुरुष हेल्प डेस्क है, पुरुष थाना है, पुरुष के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट है, पुरुष के लिए क्या कुछ ऐसा? अरे पुरुष की एक हेल्पलाइन आप जारी नहीं कर पाए। या कुत्तों की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन है, चिड़ियों की सुरक्षा के लिए है, कूड़ा मिल जाए हेल्पलाइन है, एमसीडी की हेल्पलाइन है, नाली भर जाए हेल्पलाइन है, कोई पराली जला रहा हेल्पलाइन है, हर बात के लिए हेल्पलाइन है, एमटीएनएल की हेल्पलाइन है, बिजली की हेल्पलाइन है, सबकी हेल्पलाइन है। लेकिन पुरुष, इस देश में कहा जाता है मर्द को कभी दर्द नहीं होता, और पुरुष आज आत्महत्या कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देश का बड़ा नामचीन व्यक्ति बेंगलोर में मर गया। 30 पेज का सुसाइड नोट और 1 घंटा 30 मिनट की लाइव देकर मर गया। मानव शर्मा आगरा में मर गया, बहुत अच्छा निशान पत्रकार था, मुंबई में मिलता था, उसने आत्महत्या की। इस दिल्ली के मजिस्ट्रेट ने आत्महत्या की, पुलिस वालों ने आत्महत्या की, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के अधिकारी सुसाइड करते हैं। लेटे हनुमान जी, नरेंद्र गिरी जी महाराज, जो प्रयागराज में, आज दुनिया ने दिव्य कुंभ महाकुंभ प्रयागराज का देखा। 70 करोड़ लोग वहां होके चले गए, लेकिन उस दिव्य कुंभ महाकुंभ को देखने का जो लेटे हनुमान जी प्रयागराज में वहां हैं, जहां प्रयागराज के हनुमान जी की ऐसी मान्यता है कि हर साल गंगा आती हैं और उन हनुमान जी के पैर पखार के वापस जाती हैं, प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन उस लेटे हनुमान जी के नरेंद्र गिरी जी ने इसलिए आत्महत्या की, उनको कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे अच्छे मित्र थे, देश के मुख्यमंत्री जी के मित्र थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिन पहले उनके यहां मिलके आते हैं, लेकिन उसके बाद वो आत्महत्या कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री, हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिल्ली में आत्महत्या की। सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आत्महत्या की दिल्ली में। कौन जिम्मेदार है? विभेदी कानून। महिलाओं के लिए सब कानून है, पुरुषों के लिए कानून नहीं है। पुरुष जाए तो जाए कहां? यहाँ सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि पुरुषों के लिए भी कानून समानता होनी चाहिए दोनों में। आपने क्या कोई आपकी एक ऐसी मैंने एक आर्टिकल में भी पढ़ा था, आपके लिए लिखा हुआ था कि जहां पर कि जिसका कोई नहीं होता उसका एपी सिंह है।
तो ज्यादातर जो आरोपियों के पक्ष में ही आप खड़े नजर आते हैं, उस एज पर दैट आर्टिकल कि उसमें आप आरोपियों के पक्ष में होते हैं। तो अगर यहाँ पुरुषों के ऊपर भी कुछ ऐसा हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो क्या कभी आपने कोई ऐसा केस लिया या उनके हित में, पुरुषों के हित में? सैकड़ों केस हैं, सैकड़ों केस ऐसे हैं ऐसी बन गई जिसमें मैंने, होता क्या, मेंटेनेंस का केस पत्नी ने डाल दिया। पत्नी एमबीए है, एक इलाहाबाद का था एसडीएम ज्योति मौर्य, एसडीएम थी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य उसका पति। मैंने केस लड़ा, न्याय दिला, मैंने कंप्रोमाइज करा के दोनों को बैठा दिया। हुआ क्या, उसमें एसडीएम साहिबा को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, वो पीएन रह गया, उनको ऊपर पहुंचा दिया, उनके रिलेशन कहीं और बनते चले गए, कमांडिंग ऑफिसर उससे बाद में बिगड़ गई बात, देखा गया तो सब कुछ हुआ, लेकिन आज उनका घर बसवाया है। तो कई बार ऐसे हुए। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की एक छवि बनती जा रही है, एक आलोचनाएं आपके बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं कि तारीफ भरे पड़े किताबें लेटर हमारे आते, तारीफ के बोरियां भर के। कभी आप पॉलिटिकल प्रेशर, कोई ऐसी धमकी या किसी केस को लेकर कभी ऐसे आपको जो फेस करने की? नहीं, तब मैं वही अपनी कविता याद कर लेता हूँ, माता जी की सिखाई, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं तुम कभी चुप। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नाविक क्या धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उल्टी धाराओं में नाव को ले जाना हमारी फितरत है, और ये हमारी, हमने कितने लोगों को ऐसे खर्चे बंधवाए हैं जिसमें पत्नी एमबीए, पति कम कमाता लेकिन खर्चा ले रही थी, उल्टा खर्चा मैंने पत्नी दे रही है पति को, उल्टा पत्नी पति को दे रही है। कितने इसमें दुरुपयोग, क्वैशिंग हुई, झूठे आरोप 5 साल हमारे साथ पहले किया, 10 साल हमारे साथ पहले ऐसा संबंध बना। होता क्या है, बिन फेरे हम तेरे, आजकल क्या चल रहा है, पाश्चात्य सभ्यता की आपने की, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ये जो लिव इन आया, ये क्या है लिव इन? हमारे देश में लिव इन क्या है? ये बहुत बड़ा गंदा शब्द होता था। इस शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूं, आपके बहुत दर्शक जुड़े हुए समझ गए होंगे। एक शब्द होता था, इससे जो तब लोग शर्मिंदगी महसूस करते थे उस महिला के लिए, ये क्या शब्द था? वो शब्द था, इंग्लिश में से लिव इन करके मॉडर्न बना दिया। आज हीरो हीरोइन जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के नशेड़ी गंजेड़ी स्मैकेचर हंसिए ये बैठे हैं मुंबई में, जो इतिहास को कभी छेड़ने बैठ जाते हैं, कभी किसी को बैठ जाते हैं, वो ले आए लिव इन। हम सब लिव इन में रह रहे हैं, बड़े गर्व की बात है। लिव इन रिलेशनशिप में 10 साल से हैं, फिर क्या हुआ लिव इन का? 10 साल से हमारा शारीरिक शोषण कर रहा था, लगा रेप, दे मुकदमा, कर बंद, पुरुष की आइडेंटिटी खोली जाएगी, महिला की आइडेंटिटी छिपाई जाएगी। ऐसे बहुत थी। गायत्री मिशन संस्थान परिवार में पूरे सिस्टम को डैमेज किया गया, झूठे केस लगाए, सब कुछ हुआ, देखा आपने, बाद में कंप्रोमाइज हुए, निपटे, सब कुछ। कितना बड़ा संस्थान गायत्री, डॉक्टर प्रणब पांड्या, डॉक्टर शैल प्रणब पांड्या, कितने महान लोग, लेकिन उनके साथ ऐसी घटना हुई, किया गया। बाद में न्याय, जिसको न्याय कहा जाता है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, वो कुछ पैसे लेकर वो न्याय खत्म हो जाता, वो अन्याय खत्म हो जाता, वो समझौते हो जाते, अंडर हाईकोर्ट उसकी एफआईआर को क्वैश कर देता। कहां न्याय मिला? झूठे आरोप के बाद भरी हो गए, समझौता हो गया, राजीनामा हो गया, ये इस तरह से होते हैं और लोग उसका भुगतान। हमने केस लड़ा, आपने देखा, सांसद ब्रजभूषण सिंह, बाहुबली सांसद, 55 इंटर कॉलेज, 8 बार के सांसद, उनकी धर्मपत्नी सांसद, बेटा विधायक, मतलब इतना व्यक्ति कार्य करने वाला, केवल हरियाणा के चुनाव को लेकर और भाजपा की छवि को नैरेटिव तैयार करने के लिए जंतर मंतर पर लोग पहुंच गए। वो लोग पहुंच गए जो बाद में सारे जेल में पहुंच गए अपने केसों में, लेकिन उस समय ब्रजभूषण को जेल पहुंचाने के लिए पहुंच गए वहां जंतर मंतर पर। उस समय से जो धरने पर बैठी थी वो भी देश की बेटियां थी और एथलीट थी। तो लेकिन जब देश की बेटियां 2 सर्टिफिकेट बनाए, समझो ना, एक पहला एक दूसरा, तो फिर गलत तो है ना, तो वापस तो लिया ना उन्होंने पटियाला हाउस से, मैंने थोड़ी करा है। उन्होंने, जब हमने तो उजागर कर दिया, फिर उन्होंने अपने पॉक्सो केस को विड्रॉ किया कि पॉक्सो नहीं बनता, वापस ले, तो हुआ, सबने देखा। उस समय भी ये सब चलता रहा। तो राजनीतिकरण जब होता है केसों का और मीडिया ट्रायल होता है, तो उसमें केस अपनी नेचुरलिटी को खो देता है। और ये हुआ आरती यादव, अररिया, छोटू यादव, हमने बिहार में लड़ा, प्यार सीमा से पहले की वो लव स्टोरी थी। आरती यादव, अररिया की आरती यादव, छोटू यादव केस, उसमें 2 साल में लोग बिहार को बदनाम करते थे कि बिहार में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती है। 2 साल के अंदर अररिया की ट्रायल कोर्ट ने
उसमें हमारी आरती यादव थी क्लाइंट और अपोजिट पार्टी उसका परिवार वाले थे, सबको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी, फाइन किया और वो उसके बाद पटना के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उसी आदेश पर मोहर लगाई क्योंकि वो प्यार को करके उसे मारा गया और उसके छोटू यादव की हत्या की गई। तो इसका मतलब हमें अपने कानून व्यवस्था पर तो फिर विश्वास ही नहीं होना चाहिए। विश्वास है ना, जब मीडिया सिर्फ एक खिड़की में देखने से, झांकने से और हमारा निर्णय ही बदल जाए तो ऐसी उस विश्वास है ना, विश्वास है तभी तो हमारे देश के संविधान में ये सिस्टम किया गया। अगर ट्रायल कोर्ट से सजा हो तो आप हाई कोर्ट आइए, हाई कोर्ट से सजा हो तो सुप्रीम कोर्ट आइए, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी आपकी डिसमिस हो तो रिव्यू में आइए, रिव्यू डिसमिस हो तो क्यूरेटिव में आइए और क्यूरेटिव डिसमिस हो तो आगे का प्रोसेस कर दिया रिट में आइए। तो सर सबूतों के अभाव रहे होंगे ना, तभी तो उनको सजा मिली है। कोर्ट तो सबूत ही मांगती है ना। देखिए, कानून की देवी की आंखों पे पट्टी बंधी थी, अब खोली गई, अब खोली गई है तो आरजीकर हॉस्पिटल, क्योंकि कानून की देवी से आंखों से पट्टी खुल गई है। अब तलवार हटा के संविधान दे दिया गया। कि वो भी एक पॉलिटिकल प्रेशर था, उसमें कुछ हुआ ही नहीं। पॉलिटिकल प्रेशर अगर नहीं था तो हड़ताल क्यों हुई? इतनी लंबी हड़ताल का पर्पस क्या है? क्यों ट्रायल कोर्ट पर विश्वास क्यों नहीं? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर विश्वास क्यों नहीं? जांच एजेंसियों पर भरोसा क्यों नहीं? जांच एजेंसियां जांच कर रही है, न्याय होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, मिलते हुए देखना चाहिए। जांच कब तक से, कितनी लंबी जांच? क्योंकि देखिए, जांच हमारे आपके हिसाब से तो नहीं चलती, हर चीज का टाइम है, 90 दिन का टाइम है तो 90 दिन। लेकिन जो हमारे सामने है हम उसको कैसे नकार दें? सामने क्या, दुष्कर्म कुकर्म तो हुआ, अब निर्भया के केस एनआईए जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है पहलगाम में, लेकिन ट्रायल तो होगा। अभी लाया गया ना तहब्बुर राणा को इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया गया ना, उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है, भारत एक्शन लिया जाएगा। इलेक्शन वहां हम कैसे नकार सकते हैं? सामने जो सिचुएशन हमारे सामने है उसको हम कैसे नकार सकते हैं? गलत तो हुआ दोनों बेटियों के साथ, उधर भी और निर्भया के साथ भी, चाहे वो आरजी हॉस्पिटल की घटना हो चाहे ये हो या कोई गलत तो उनके साथ भी हुआ ना। वो महिलाएं कौन थी जो 100 की संख्या में थी, हाथरस में मरी, हाथरस में मौत हुई। गलत तो बेटियां, तो वो बेटियां फर्क कर देते हैं। मीडिया ट्रायल वाली बेटी अलग हो जाती है और नॉर्मल बेटियां अलग हो जाती। महिला है, उसे बराबर देखना चाहिए, उसे अंदाजे बया एक तरह से होना चाहिए। जो वहां की बेटी है वो अलग हो गई, अररिया की बेटी अलग हो गई। अब सीमा की बेटियां नहीं दिख रही हैं। अब सीमा की बेटियां चारों लोगों को आतंकवादी दिख रही हैं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुला देना चाहते हैं। ये फर्क हो जाता, वो भी बेटी हैं, उनकी भी बात सुनिए। सीमा भी बेटी है, उसकी भी बात सुनिए। आतंकवादी नहीं है, स्पाई नहीं है, जासूस नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर वो आतंकी स्पाई जासूस हो उसे डबल फांसी दो, फांसी का बंदा मैं खींचूंगा उसको। देश सबसे पहले है, राष्ट्रहित सर्वप्रथम में होना चाहिए। लेकिन आप बिना करे इस तरह की बातें करने लगे। ऐसा बताइए, वरिष्ठ पत्रकार है, सीमा आज यहां है, सब लोग मांग कर रहे हैं उधर, कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे। क्या सीमा काफिर हो चुकी है? मूर्ति पूजा करना तो काफिर है, बुत परस्ती तो काफिर है, ठीक है। पाकिस्तान से उसे लगातार धमकियां देते रहते हैं लोग यूट्यूब के माध्यम से। क्या सीमा एक कदम भी पाकिस्तान के बॉर्डर पे रह के जिंदा रह सकती? आपका दिल क्या कहता है? क्या दिल आपका कहता है? तो सर आप मुझसे ज्यादा अच्छे से नहीं, मैं मुझे छोड़िए, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए क्या वो रह सकती है एक मिनट भी जिंदा? मुझे बताइए आप। मेरे विचार और मेरे मतलब आप विचार नहीं देंगी सर? उसमें मैं क्या दे सकती हूं? आपका अपना, इसको समझ लीजिए कैमरा बंद है, अब कैमरा बंद है, पॉडकास्ट इस समय नहीं चल रहा है। अब आप बताइए क्या कहेंगे? सर मेरे विचार इतने महत्व नहीं रखते क्योंकि आप तो आपका पूरा इंटरव्यू महत्वपूर्ण, आपका पूरा इंटरव्यू महत्वपूर्ण है। आपके स्टूडियो क्या जिंदा बचेगी सीमा? देखिए, आपके सारे स्टूडियो में जितने लोग हैं बैठे हुए, सब करें जिंदा नहीं बचेगी, वहां नहीं बच सकती है। भारत में जिंदा है, भारत में तो जियो और जीने दो के सिद्धांत का क्या? महात्मा बुद्ध के शांति के सिद्धांत का क्या? महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन रहे, उनके अहिंसा के सिद्धांत का क्या होगा फिर? ये भी तो बात बड़ी है। एक अंतिम प्रश्न सर, आप वकील होने के साथ साथ लेखक भी हैं और आपकी एक किताब थी दामिनी द पॉलिटिकल मर्डर, ये किस पर बेस्ड थी? क्या ये ऐसे निर्भया जैसे किसी केस पर थी? क्योंकि इस पर एक मूवी भी बनी थी दामिनी। हाँ, उसी पे आधारित है दामिनी पॉलिटिकल मर्डर। कई भाषाओं में प्रचारित है। दामिनी लिखा, मैंने कई किताबें लिखी दामिनी पॉलिटिकल मर्डर। राजनाथ सिंह माइलस्टोन उसमें लिखी। लालू प्रसाद यादव पे भी लिखी है मैंने।
किंग मेकर लालू प्रसाद यादव, राइज एंड फॉल लालू प्रसाद यादव, संत आशाराम बापू स्टोरी इन डेप्थ वो भी लिखी है, और कई इस पे लिखी है, आदरणीय राजनाथ सिंह जी पे लिखी, तत्कालीन समसामयिक पे लिखी है, मुजफ्फरनगर उस पे हुआ लिखा वो भी लिखा। मैं जब समय मिलता है तो केस से रिलेटेड लिख देता हूँ। अब तो समय चला गया लिखने का, अब तो सीधे सीधे उस पर फिल्में बन जाती हैं, हमारे कई केसों पे फिल्में बनी, फिल्में बन जाती हैं, उनके द्वारा पता चल जाता है वो होता है। तो खाली समय में आप क्या करते हैं? खाली समय होता नहीं है, बस समय नहीं होता, बस यही है। अब दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, 24 घंटे चलना हो गए लोगों। देखिए मेरे लिए क्या है, मेरे लिए जो केस फाइल आती है, मेरे लिए वो कागजों का गट्ठर नहीं है। मेरे जूनियर्स ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेटर को दिया जाता है, उन्हें खूब ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, ड्राफ्ट पेन बनाता है। मेरे लिए केस फाइल एक गट्ठर नहीं है, मेरे लिए वो केस फाइल के जो कागज होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट तक आते आते इतने मोटे हो जाते हैं, मुझे उसमें किसी महिला के बिके हुए हाथों के कड़े दिखते हैं, मुझे किसी महिला के टॉप्स और कुंडल बिके हुए दिखते हैं, मुझे उसमें दिखता है किसी महिला का मंगलसूत्र बिक के ये पेपर बना होगा और वकील ने वकालत की होगी, मुझे दिखता है उसमें किसी का खेत बिक गया होगा, किसी की गाय दूध देने वाली बिक गई होगी, किसी की भैंस ब्याई हुई बिक गई होगी, किसी बहन ने इसमें अपने बेच के पैसे लगा के भाई के लिए दिए होंगे। ये मेरे को दर्द दिखता है उस फाइल में कि कहीं ना कहीं यहां फाइल आते आते ये बहुत थक चुकी है, और इसमें इस देश के लोगों का अमूल्य पैसा भी लगा है, उन परिवारों की जमीन बिक गई, उन परिवारों की शिक्षा अधूरी रह गई, किसी बच्चे की पढ़ाई मारी गई होगी उस फाइल के लिए, किसी बहन बेटी की शादी रुकी होगी उस फाइल के लिए, उस केस के लिए, केस लड़ने के लिए, किसी की बहन बिना ब्याही बहुत दिनों तक रही होगी, इसलिए कि मैं केस लड़ जाऊं, मैं पहले अपने पिता को बेल करा लूं, मैं अपने भाई को बेल करा लूं, फिर बहन की शादी करूंगा, और इसी बीच में उस बहन को कहीं किसी के साथ जाना पड़ा होगा और उस भाई पे वो जीवन भर का कलंक लगा होगा। इसलिए मेरे लिए केस एक केस नहीं है, एक फीस लेने का एक साधन नहीं है, एक पैसे मिल जाएंगे और मेरे लिए हो जाएगा रोटी कपड़ा मकान, जीवन में बहुत कुछ है, मेरे परिवार बुजुर्गों ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसके लिए न्याय है क्या इस देश में? आज भी न्यायालय क्या है? न्याय के लिए मनमोहन सिंह जी संघर्ष करते रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी संघर्ष करते रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी संघर्ष करते, रतन टाटा जी का जीवन रहा, जो कि हमारी राजनीति की पाठशाला वाले लोग, अजय पांडे जी बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्ति हैं, वो रतन टाटा जी पर उन्होंने पुरस्कार दिए, राजनीति की पाठशाला के माध्यम से लर्न ऑब्जर्व एंड लीड करके वो चलाते हैं, लोगों को सिखाते हैं, लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं, महिलाओं बेटियों बच्चियों को सबका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, पूरे देश में उन्हें जानते हैं। अजय पांडे जी को मेरे मित्र हैं, राजनीति की पाठशाला चलाते हैं, तो आप देखिएगा, उनके दर्शक भी देखें उनके जीवन को क्या कैसे कैसे किया। तो न्याय है क्या? एक मकड़ी के जाले की तरह है, बड़ा जाला, उसमें छोटे कीड़े मक्खी मधुमक्खी छिट 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 सब उसमें लटकते रहते हैं, जूझते रहते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन एक धनबल वाला व्यक्ति, एक जनबल वाला व्यक्ति, एक बाहुबल वाला व्यक्ति उस मकड़े को जाले को आता है, फाड़ देता है और अंदर जाकर न्याय पा लेता है। वो आप सबने देखा है, उसकी एक नजर आपने अभी एक न्यायाधीश के कमरा भरा हुआ नोटों से मिला था, देखा गया था। वो विषय अलग है, आज उस पर चर्चा की जरूरत नहीं है, जांच हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस देश के लोगों ने उसे देखा समझा है। तो इसीलिए न्याय वो है जो हर गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम को मिल सके, हर उस व्यक्ति को मिल सके जो व्यक्ति छोटे से छोटा कोर्ट क्या कहता है, जब कहीं झगड़ा होता है किसी से, वो क्या कहता है? झगड़े देते समय लोग गालियां इंग्लिश में देते हैं, अक्सर हमारे देश में हिंदी छोड़ देते हैं, फिर गालियां इंग्लिश में देने लगते हैं। वो कहता है आई विल सी यू इन कोर्ट, आई विल सी यू इन कोर्ट। कोई हिंदी वाला कहता मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, मैं तुम्हें अदालत में देख लूंगा। वो भाव जो हमारे देश में है अदालत के प्रति, न्याय के प्रति, वकीलों के प्रति, कचहरी के प्रति, संविधान के प्रति, सीआरपीसी के प्रति, वीएनएस के प्रति, वीएनएस के प्रति, देश के प्रति, संसद के प्रति, सुप्रीम कोर्ट के प्रति, हाई कोर्ट के प्रति, वो विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए, विश्वास बचा रहना चाहिए। अगर वो विश्वास टूटेगा तो हर देश का गरीब दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम ये कहना बंद कर देगा कि मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा,
और इस बात का ज्वलंत उदाहरण हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक फंक्शन में दिया। एक प्रोग्राम में बोलते उन्होंने कहा कि आज लोग न्यायालय पर भरोसा करना छोड़ के गुंडे और माफिया मवालियों पर भरोसा करने लगे हैं। उन्हें जल्दी वहां से न्याय मिल जाता है, वहां जाने लगे। इस पर गौर करना पड़ेगा। और उस बात की दोबारा पुनरावृत्ति हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभी पीछे आयोजन हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हॉल में। सारे ऑनरेबल जस्टिस थे, चीफ जस्टिस थे, वकील थे, सरकारी सब कुछ थे, सारा सिस्टम था। हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी तो बहुत सीधे स्वभाव की हैं, सरल स्वभाव की, आदिवासी परिवार और आदिवासी समाज से आकर देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने कहा मेरे उड़ीसा में 3 लोगों को भगवान मानते हैं, 3 लोगों को भगवान मानते हैं। एक डॉक्टर को, एक टीचर को, एक लॉयर को, के 3 लोगों को भगवान मानते हैं। आज मैं एक तीसरे भगवान के सेमिनार में हूं। वहां वकील थे, वहां जजेस थे, न्यायाधीश थे, सब कुछ थे कि आज मैं तीसरे भगवान के पास यहां हूं। मुझे नहीं पता देश की जनता आपको भगवान मानती है, मुझे नहीं पता आप अपने को क्या मानते हैं, आप देश को क्या दे रहे हैं, आप न्यायपालिका के सिस्टम में क्या दे पा रहे हैं, या आप पे छोड़ के जा रही हूं। लेकिन मेरे देश के लोग, मेरे उड़ीसा के लोग डॉक्टर, लॉयर और टीचर को भगवान मानते हैं। अध्यापक क्या करेंगे? टीचर का रोल, डॉक्टर का रोल, वकील का रोल बहुत है, बृहद है, बहुत प्रशंसनीय है ये पेशा। इसको पेशा ना माना जाए, इसको सेवा माना जाए। मैं इसको सेवा मानता हूं और उसी सेवा की दृष्टि से मेरा प्रयास है मैं उसको जीवन भर करता रहूं। और आगे हमने सैकड़ों इंटर्न बनाए जिनमें न्यायाधीश हैं, लॉयर हैं, सरकार के वकील हैं, कॉर्पोरेट लॉयर हैं, इनकम टैक्स सभी क्षेत्रों में बने, बेटी बहन सब हैं। कितने वकील बनाए, सब पूरे देश में फैले हुए। मैंने उनसे यही गुरु दक्षिणा ली कि मेरी माता ने मुझे पूजा के 12 फूल सिखाए थे, मैंने उनको पूजा के वही 12 फूल दिए कि डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रह विहीन को द्रव्य दान, आपदग्रस्त को राहत दो, रोगी को औषधि का दान, विद्या रहित को विद्या सिखाओ, शोकातुर को धीरज दान। ये पूजा के 12 फूल है। अगर आप पूजा के इन 12 फूलों को, मेरी माता पिता ने मुझे वकालत से पहले चंद्रा स्वामी जी का यह बताया था कि अगर ये पूजा के 12 फूल आप अपने जीवन में अपना लेते हैं और उन पर चलने लगते हैं तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा पाए ना जा पाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि आप मंदिर में घंटी बजा पाए या मस्जिद में जाके नमाज अदा कर पाए या गुरुद्वारे में आप गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ पाए या चर्च में आप कैंडल जला पाए ना जला पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पूजा के 12 फूलों में से आपने किसी को भी उतनी उसकी हेल्प कर दी, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, ग्रहहीन को दरगाह, रोगी को औषधि का, विषदग्रस्त को आश्रय दान, अपमानित का आदर सम्मान, ये कर देंगे तो आपको पीछे मुड़ के जीवन में कभी आने का अवसर नहीं मिलेगा। और ऐसे माता पिता के ही लोगों को आदर्श मानना चाहिए। ये देश श्रवण कुमार का रहा है, ये देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनसुईया, रजिया सुल्ताना का रहा है। ये देश वैलेंटाइन डे का नहीं रहा, ये देश सनी लियोनी का नहीं रहा, ये देश सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनसुईया, रजिया सुल्ताना का रहा है। उनके गर्व को निभाना है और भारत माता के महत्व को मानना है। लोग भारत माता की जय नहीं करते, मैं तो कहता हूं भारत माता दुनिया में है नहीं ऐसी। आपने कहीं लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, रूस माता, यूक्रेन माता दिखी नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखी, मुझे तो भारत माता दिखी। और उस भारत माता को तिरंगे के साथ, और जो तिरंगा जब यूक्रेन और रूस में अभी युद्ध हुआ तो किसी रूस और यूक्रेन के सैनिक के माई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ी जिस गाड़ी पर राष्ट्र का ध्वज हमारा तिरंगा लगा था कि उसे टच भी कर ले, छू ले। ये भारत माता है। और ये जो झंडे लगाए केजरीवाल जी ने दिल्ली में, बहुत अच्छे, मैं धन्यवाद करता हूं केजरीवाल जी को। देखिए शराब के मामले में विरोध करता हूं, लेकिन केजरीवाल जी ने जो झंडे लगाए मैं उनका आदर करता हूं, मैंने धन्यवाद कहा। संजय सिंह जी को, हमारे रिश्तेदार, हमने उनको भी धन्यवाद कहा, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन ये तिरंगा हवा से नहीं लहराता है, ये तिरंगा हमारे उन शहीदों की शहादत से लहराता है। जो शहादत हमारे देश के सैनिक जब बॉर्डर पर जाते हैं, 2-3 दिन पहले ब्याही हुई पत्नी को छोड़कर
2-3 दिन पहले जन्मे हुए बेटा और बेटी को छोड़कर क्या कह के जाते हैं कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन वो आता जरूर है। या तो तिरंगा लहरा के आता है, उसका धूम धड़ाके के साथ स्वागत होता है। अगर वो तिरंगा में लिपट कर आता है और जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं। पीठ पीछे गोली हमारे देश के किसी सैनिक के न कभी मिली थी, न कभी मिलेगी और न कभी ऐसी स्थिति आएगी। ये हमारे भारत, उनके त्याग, उनके तपस्या की वजह से हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन में तिरंगा हमारा शान से लहरा रहा था। इसलिए भारत माता की जय बोली जाती है, इसलिए भारत माता की जय होती है। भारत में जन्म लेना देवताओं के लिए भी गर्व की बात थी। हमारी ऐसी पुण्य भूमि है और हमें उससे स्वीकार करना है। हमें सदाचार पर रहना है। जीवन में चीजें महत्व होती हैं, बहुत महत्व है, लेकिन कहा जाता है हमारे जीवन, हमारे माता पिता ने तो सिखाया। देखिए, धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर आपका धन चला गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन यदि जीवन में चरित्र चला गया तो समझिए सब कुछ चला जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हमें चरित्र की हर सूरत में करनी है और हमें चरित्रता के साथ चलना है। हमारी सीता माता का ये सब जीवन रहा है। क्या आज की डेट होती, सीता माता जैसा राम 14 वर्ष लेके चले गए, उनको जंगल जंगल, पत्थर पत्थर, रावण ने किडनैप भी कर लिया, जनक ने एक शब्द बोला क्या? जनक ने कहीं दशरथ से किसी से शिकायत की? नहीं की, किसी से नहीं बोला। आज के माता पिता अगर 1 घंटे बेटी का फोन ना मिले और 1 घंटे कुछ पैसा लगने लगे, तुरंत कहते हैं डीबी एक्ट का केस डालूं क्या, 498, 406 दहेज का केस लगाऊं क्या, तुरंत मेंटेनेंस के केस लगाऊं क्या, ऐसे आरोप आ जाते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने नहीं की, उस 14 वर्ष तक नहीं की। तब उन्हें क्यों? क्योंकि उनके भरत थे, भाई लक्ष्मण थे, जो खुद भी त्याग कर रहे थे। कोई आज की डेट में 14 वर्ष तक सिर पे खड़ाऊं रख के राज करने वाला मिलेगा? अरे तुरंत हड़प कर, भाई हटा, प्रॉपर्टी हटा, अपने नाम कर, ट्रांसफर कर, इसे हटा, उसे हटा, यहां चढ़ा, एमसीडी से हटवा, एनडीएमसी से हटा, दाखिल खारिज करवा, तुरंत सब कराने लग जाते हैं। उसे कोई नहीं मिलता। लेकिन लक्ष्मण थे तो भरत भी थे, तो राम भी थे, तो सीता माता भी थी। और देखा रावण ने मरते हुए क्या कहा था, आपने देखा ना। रावण ने कहा, राम तुम इसलिए नहीं जीते हो कि तुम बलशाली हो, मुझसे ज्यादा कोई बलशाली नहीं, काल मेरी पाटी से बंधा हुआ। शंकर जी का बहुत बड़ा उपासक था, सिर चढ़ाता था रावण। लेकिन रावण ने कहा, तुम इसलिए जीते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था और मेरा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे साथ नहीं था। इसलिए समाज में, परिवार में अच्छे जीवन के लिए भाई बहनों सबका प्यार होना चाहिए। संपत्ति आएगी जाएगी, ये बहुत आवश्यक है आपके दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये हमारी थी आज की मुलाकात डॉक्टर एपी सिंह जी के साथ। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको बहुत ही पसंद आया होगा। हमारे इस एपिसोड से रिलेटेड अगर आपके कोई भी सुझाव हो या कोई कमेंट, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा ताकि हम इसमें कुछ सुधार कर पाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।